Mr. Sumnesh Joshi, Deputy Director General, Joint Secretary level, Ministry of Communications, Government of India, to come on the stage. Please join me in welcoming him with a huge round of applause. Thank you. Sir, time for your address now. नमस्कार, गुड इवनिंग टू एवरीवन। एक तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में और जो कोऑपरेटिव सेक्टर के लोग यहाँ पर आए हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि दिन भर जो यहाँ डिस्कशन हुआ उससे सब लोगों को काफ़ी बेनिफिट हुआ होगा कि हम कैसे टेक्नोलॉजी को आगे यूज़ करके और बैंकिंग सर्विसेज को नीचे कस्टमर तक और अच्छे तरीके से हम पहुँचा पाएँ और अपना बिजनेस भी बढ़ा पाएँ। और पूरे दिन आप लोग यहाँ बैठे हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि अब आप लोग वैसे सब सुन चुके होंगे अलग अलग स्पीकर से। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा उद्देश्य अगर हम देखें एक बड़े लेवल पे देखें, वो यह है कि अंत्योदय, हमें मतलब जो लास्ट माइल में जो आदमी खड़ा उसको भी सर्व करना है, और उसके लिए आप लोगों से बेहतर कोई हो नहीं सकता। तो उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार आप सब लोगों का कि आप सब लोग उस जगह पे सर्विस पहुंचाते हैं, फाइनेंशियल सर्विस पहुंचाते हैं जहां बड़े बैंक मौजूद नहीं थे। अब उनको भी लग रहा है कि शायद कंपटीशन में आपके पहुंचे वो लोग, क्योंकि पोटेंशियल गांवों में बहुत ज़्यादा है। तो उस अंत्योदय को, उस लास्ट माइल में जो कस्टमर खड़ा है उसको सर्विस देने के लिए अभी जो हमारे भारत में जो इकोसिस्टम एक बन गया है, डिजिटल इकोसिस्टम, जो हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, एक बहुत रॉबस्ट डिजिटल इकोसिस्टम क्रिएट हो चुका है। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा जो आधार है, एक फाउंडेशनल आईडी, क्योंकि बैंक में केवाईसी लगता है, बिना केवाईसी के अकाउंट नहीं खुलता है। तो जो आधार को केवाईसी मान के जो अकाउंट ओपनिंग चालू हो गई है, ये सबको आप लोगों को पता है बैंकिंग सेक्टर में है। आधार होने से फाइनेंशियल इंक्लूजन में बहुत तेजी आई और करीब 50 करोड़ से ज़्यादा अकाउंट प्रधानमंत्री जनधन योजना में खोले भी गए हैं। और उसी कारण आज जो यूपीआई की सक्सेस देख रहे हैं वो क्यों हो रहा है, क्योंकि हर एक के पास, आज जो सब्जी वाले के पास, पान विक्रेता के पास, स्ट्रीट वेंडर, किसी को भी हम देखें, हर एक के पास चूंकि बैंक अकाउंट है तो वो पैसा यूपीआई से ले पा रहा है। क्योंकि बैंक अकाउंट नहीं होगा तो यूपीआई का भी कोई मतलब नहीं है। तो जो बेसिक फाउंडेशन एक बन चुकी है, बैंक अकाउंट सबका खुल चुका है, तो एक फाउंडेशनल आईडी का एक बड़ा रोल हो गया। और उसी से आगे दूसरे प्रोडक्ट, केवल बैंक अकाउंट खोलना ही एक प्रोडक्ट नहीं, आपको पता है, आपको बहुत सारे प्रोडक्ट लोन से रिलेटेड, और उससे भी आप इनोवेशंस कर रहे हैं। लो टिकट, बिग टिकट, छोटा लोन, बड़ा लोन, 7 दिन के अंदर वापस दे दो। मतलब अभी जो मैं पढ़ता हूँ, जो मुझे पता लगता है कि अब तो ऐसे भी प्रोडक्ट कर रहे हैं कि मेरे को भी 15 मिनट के लिए पैसे की ज़रूरत है इन्वेस्ट करना, मान लो किसी को शेयर खरीदना, तो क्या मेरे को इंस्टेंटली उस 15 मिनट के लिए कुछ पैसा मिल सकता है क्या, है ना? आई विल इन्वेस्ट एंड वापस 15 मिनट्स के बाद मैं वापस उसको भेज दूं। ऐसा रिक्वायरमेंट लोगों की है, मतलब तो जो विश लिस्ट है उसको पूरा करने के लिए तो इनोवेशन तो अभी हमें बहुत सारा फिनटेक सेक्टर के अंदर करना है। और ये जितनी हम बातें कर रहे हैं आज, जो टेक्नोलॉजिकली भी बातें आपने सुनी होगी लोगों से, उन सब के पीछे दूसरा जो एक फाउंडेशन अगर मैं बोलूंगा जो कोर है, वो है मोबाइल नेटवर्क और कनेक्टिविटी। बिकॉज बिना कनेक्टिविटी के आप भले ही एप्लीकेशन हो तो क्या, पहले के लो अर्बन सेंट्रिक था जहां कनेक्टिविटी थी, पर आज 1.2 बिलियन मोबाइल कनेक्शंस हमने दे चुके हैं। और ऑप्टिकल फाइबर अंडर भारत नेट प्रोजेक्ट 2 लाख गांवों में, ग्राम पंचायत के अंदर जा चुका है, और भी धीरे धीरे आगे से आगे गांवों के अंदर फाइबर पहुंचाने का तीसरा फेज भी आने वाला है। तो एक तरह से जैसे हम कहते हैं ना, हाईवे बनाने, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, हाईवे बनाते हैं, अब ये ऑप्टिकल फाइबर हाईवे, डिजिटल हाईवे। आदमी किसी को अगर मैन्युफैक्चरिंग कुछ करना तो पहले वो देखेगा हाईवे है या नहीं है, तो वो एक हाईवे की फॉर्म में तो जगह जगह पे कनेक्टिविटी से इंटरनेट पहुंच गया है। और मैं प्राउड के साथ एक और चीज़ आपको बताने जा रहा हूं कि भारत सरकार
हर जगह पे कनेक्टिविटी नहीं, हाई स्पीड कनेक्टिविटी पहुंचाना चाहती है, क्योंकि वो होगी तभी तो हमारी सर्विसेज चलेगी। तो 26,000 ऐसे गांव अभी हैं जिसके अंदर की कनेक्टिविटी है नहीं या कवरेज नहीं है, तो वहां पे मेक इन इंडिया टेक्नोलॉजी से 4G कनेक्टिविटी दी जा रही है। वो प्रोजेक्ट बहुत तेज गति से जा रहा है, तो इस साल के अंदर अंदर उन सब गांवों में भी 4G सर्विसेज थ्रू मेक इन इंडिया प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो हमारे भारत में हर जगह पे ये कनेक्टिविटी आ जाएगी। दूसरा, जब हम आप सर्विस दे रहे हैं तो जो सरकार ने फैसिलिटेट किया है, जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम को, मैन्युफैक्चरिंग को जो इंसेंटिव दिए, जो पहले करीब 98% मोबाइल इंपोर्ट होते थे, अभी 99.2% हम यहीं कंज्यूम, अपने यहीं मेक इन इंडिया यूज़ कर रहे हैं। मतलब एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है इकोसिस्टम में। अगर हम देखें लास्ट डिकेड के अंदर जर्नी हम देखते हैं तो काफ़ी कुछ चेंज हुआ है, और मोबाइल अब यहीं बनने लग गए हैं। और स्मार्टफोन जो है 5,000 रुपये में भी आ जाता है, क्योंकि बिना स्मार्टफोन के उसको यूपीआई ट्रांजेक्शन करना तो कैसे करेगा, तो उसके हाथ में भी कुछ चाहिए। तो ये इकोसिस्टम को साथ साथ हमें डेवलप करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि केवल बैंकिंग सेक्टर में प्रोडक्ट बना दिया, कनेक्टिविटी भी आ गई, लेकिन लास्ट माइल को अगर आपको एम्पावर करना है तो उसको टूल भी देना पड़ेगा। तो जो स्मार्टफोन, जो अफोर्डेबल स्मार्टफोन, तो लास्ट माइल कनेक्टिविटी आ गई, अफोर्डेबल स्मार्टफोन आ गया, आधार के रूप में केवाईसी आ गया, ऑथेंटिकेशन आ गया। तो हम आज की डेट में यूपीआई जो सक्सेस देख रहे हैं, वहाँ 13 बिलियन ट्रांजैक्शन इन ए मंथ, अप्रैल मंथ के अंदर, मतलब जैसे रिकॉर्ड, मतलब उसको पूरे विश्व के अंदर लोग अब कॉपी कर रहे हैं कि ऐसा क्या भारत में कर दिया है कि जहाँ भी आते हैं बस अब तो वो कहता है नहीं नहीं सर 10 रुपये क्यूआर कोड से ही पेमेंट कर दीजिए, यूपीआई से ही पेमेंट कर दीजिए। ये हम देख रहे हैं। और ये क्रांति ऐसे ही नहीं आ जाती कि जब आप प्रोडक्ट देते हो तो एक आप ये भी देखें कि जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है कि जब हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको थोड़ा कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा देखें, थोड़ा उसमें अच्छी रिसर्च करें, ताकि जब प्रोडक्ट हम दें तो लोगों को लगे कि हाँ ये मेरे कुछ काम का प्रोडक्ट है और मैं उसको इमीडिएटली यूज़ करूँ। अब आज की डेट में केवल 581 बैंक हैं, जो डेटा मैंने एक देखा एनपीसीआई की साइट से, तो 581 बैंक यूपीआई पे हैं। अभी मुझे लग रहा है बहुत सारे हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स उस यूपीआई पे नहीं है। उसके लिए एनपीसीआई कंसल्टेशन बराबर आप लोगों के साथ कर रहा है, तो उसमें आप आगे से थोड़ा लीड लेके प्रोएक्टिवली, है ना, आप कांटेक्ट करें कंसल्टेंसी एनपीसीआई को कि उन आप लोगों को भी वो यूपीआई पे ऑनबोर्ड करें, कि जब यूपीआई पे ऑनबोर्ड होंगे तो आपका भी जो मोबाइल ऐप होगा उससे यूपीआई पेमेंट हो पाएगा। तो वो अभी ज़रूरत है, क्योंकि अभी काफ़ी बैंक से जो अभी यूपीआई पे नहीं आ पाए हैं। ऐसे ही एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आप बिल्कुल रूरल एरिया में काम करते हैं, तो आपको आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम सबको पता है कि माइक्रो एटीएम कैसे काम करता है और उससे क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं एईपीएस से। पर अभी भी केवल 149 बैंक ही एईपीएस पे हैं, सारे कोऑपरेटिव बैंक्स उस पर नहीं आ पाए हैं, तो उस पर भी काम चल रहा है। तो उसमें भी मैं चाहूँगा कि कोऑपरेटिव बैंक्स या तो अपने बड़े बैंक की हेल्प लेके, या कैसे इतने सारे आईटी सॉल्यूशन प्रोवाइडर उनकी हेल्प लेके एक डिज़ाइन करके सिस्टम को एईपीएस को लाएं, आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम। क्योंकि ये इसलिए ज़रूरी है कि आपको कैश विड्रॉ करना है माइक्रो एटीएम से, कैश डिपॉजिट करना है, और ये ऐसा नहीं गांव में चलता है। मैं आपको जस्ट 2 मिनट में एक मेरा ही वाकया बताता हूँ कि एक दिन शाम को मैं और हमारी धर्मपत्नी ऐसे ही निकल दिए कि चलो थोड़ा घूम के आते हैं, और अगले दिन महाशिवरात्रि थी, तो आया कि अब तो कुछ फूल वगैरह ले लें, बिलपत्र वगैरह खरीद लें। तो अब जेब में वॉलेट भी नहीं, हम तो घूमने निकले थे, और फ़ोन भी घर छोड़ आया क्योंकि नीचे थोड़ा सा चक्कर लगा रहे थे। तो ठीक है, अब अगले दिन लेंगे। अब जब ना फ़ोन होता तो शायद यूपीआई से पेमेंट कर देता, है ना, वॉलेट है नहीं। लेकिन एकदम से सामने एक बैंक का हमें नोटिस एक बोर्ड पे लिखा हुआ आया कि आधार से आप यहाँ पैसा निकाल सकते हैं, मतलब एईपीएस था वहाँ पे। और मेरे को मेरा आधार नंबर याद है ना, बाय हार्ट है। तो मैं वहाँ गया, मैंने अपना आधार नंबर किया, अपना अंगूठा लगाया, पैसा विड्रॉ कर लिया, और आराम से मेरी परचेजिंग होगी। तो ये मेरे साथ हुआ। तो मतलब आप देखिए कि किस प्रोडक्ट की कब जरूरत कहाँ पड़ जाए, कितना पावरफुल प्रोडक्ट है कि मेरे पास न मोबाइल है, न मेरा वॉलेट है, कुछ नहीं है, मेरे को मेरा अगर आधार नंबर याद है, मैंने मेरा बैंकिंग किया। तो ऐसे हमको जो एक तरह से जो पेपरलेस, कैशलेस, प्रेजेंसलेस जैसी सर्विसेज जिसमें हम जा रहे हैं इंडिया स्टेक के तहत, उसमें आगे से आगे हमें बढ़ते जाना है। और जो डिजिटल पब्लिक गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इसको आधार को हम बोलते हैं, अकाउंट एग्रीगेटर भी आपका है, एक भाषणी जो लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता हुआ है, उन सब डीपीआई को यूज़ करके हमको सोचना है कि क्या क्या इनोवेशंस हम क्रिएट कर सकते हैं। अभी मुझे पता नहीं, आप लोगों को कईयों को पता होगा, कईयों को नहीं पता होगा, एक आरबीआई इनोवेशन हब है
जो आरबीआई ने क्रिएट किया है, अलग से एक एंटिटी क्रिएट करी है बेंगलोर में, उसके ऑफिसर्स बैठते हैं, उनका काम है कि इनोवेटिव फाइनेंशियल प्रोडक्ट लाना। तो एक उन्होंने प्रोडक्ट बनाया, एक प्लेटफॉर्म बनाया, द पब्लिक टेक क्रेडिट फ्रिक्शनलेस क्रेडिट सिस्टम। क्योंकि आपने जब भी सुना होगा रेगुलेटर्स वगैरह को कि अब लोन में कई बार टाइम लगता है, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, तो इसको फ्रिक्शन लेस किया जाए और इमीडिएटली क्रेडिट मिले उसको। हम किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, क्या स्क्रूटनी करनी है? तो उन्होंने डेयरी फार्मर्स के साथ गुजरात में एक ये प्रयोग किया और काफ़ी सक्सेसफुल रहा, और इसीलिए उस प्लेटफॉर्म को लॉन्च कर दिया। तो उन्होंने डेली जो वो दूध बेच रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन भी वो ले रहे हैं, तो उनको ये भी पता लग रहा है कि कितना दूध बेच रहे हैं, कितना रेवेन्यू उनको आ रहा है। सिबिल से भी कनेक्ट किया, अगर है स्कोर तो आ जाएगा, नहीं है तो नहीं आएगा। बैंक अकाउंट से भी क्रेडिट किया तो उसके ट्रांजैक्शन वगैरह, उसकी लिक्विडिटी क्या, उसका बैंकिंग प्रोफाइल वो आ जाएगा। उसका लैंड रिकॉर्ड कनेक्ट कर दिया कि भाई उसके पास फार्मर है, डेयरी फार्मर है, कितनी लैंड है, क्या, तो ऐसे सब चीज़ों को उसमें कनेक्ट कर दिया। तो अब मान लो उसको 2 गाय खरीदनी है, उसने 40,000 का अगर लोन अप्लाई किया, तो उसी टाइम पे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आ गई कि यार ये तो रोज दूध ही 10,000 रुपये का बेच रहा है, तो इतना तो उसकी वैल्यू है कि उसको 40,000 रुपये का लोन दिया जा सकता है लैंड, तो इमीडिएटली उसको लोन सैंक्शन हो जाता है। तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स को यूज करके तो हम और सोच सकते हैं, बिकॉज आप लोग चूंकि डे इन डे आउट जो हमारे गांव में और पर्टिकुलरली आप लोगों का किसानों से काफ़ी वास्ता रहता है, तो उन सब की जो नीड है वो आप ज़्यादा जानते हैं। मतलब ये जो लोग फील्ड में डायरेक्टली, तो आप उसको सोच के उनके लिए हम क्या प्रोडक्ट और दे सकते हैं, उस पर आप थोड़ा, मैं चाहूँगा कि हम सब लोग मिलकर काम करें। और दूसरा एक और चीज़ जो नहीं आ रही है आजकल, जो हम बात सुन रहे हैं, वो सुन रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी आपने देखा होगा कई सारे स्टॉल में जनरेटिव एआई है ना, मशीन लैंग्वेज, डेटा एनालिटिक्स, ये सब आ रहा है। तो अब इसका ये है कि जैसे अभी मैं लास्ट पैनल में सुन भी रहा था, बड़ा एक एंड बिल्कुल वो फैक्ट है कि अभी हमारा कोर बैंकिंग ही ढंग से नहीं हुआ तो साइबर सिक्योरिटी की क्या करें, एक जेंटलमैन ने उसमें बोला। तो बिल्कुल कोर बैंकिंग तो हमको लाना ही पड़ेगा अच्छे से, वो तो, क्योंकि अभी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट वो पास हो चुका है। अब उसको बस किसी भी दिन वो इम्प्लीमेंट हो सकता है। जब वो इम्प्लीमेंट होगा तो उसमें सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उसको आपको सिक्योर रखना है, कोई वहाँ से डेटा ब्रीच नहीं होना चाहिए। और प्रिवेसी, अगर आप किसी से डेटा ले रहे हो बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए, तो वो डेटा दूसरी जगह नहीं जा सकता। किसी फिर होलसेलर के पास कोई एफएमसीजी प्रोडक्ट के लिए वो डेटा आपका यूज़ करना चाहे, वहाँ नहीं जा सकता है। डेटा शेयरिंग तभी होती है जब कंसेंट होगी। तो अभी जिस एरा में हम प्रवेश कर रहे हैं वो AIML और सिक्योरिटी एंड प्रिवेसी ऑफ द इंडिविजुअल, दैट वी हैव टू एंश्योर। तो आपको आईटी के अंदर ये सब देखना है कि जो आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो ढंग से सिक्योर हो, और जितना डेटा चाहिए वही आप कलेक्ट करें, और मिनिमम डेटा को जो जरूरी उसी को बिजनेस डेटा में रखें। जैसे कई बार हम डेटा बहुत सारा इकट्ठा कर लेते हैं, और जो डे टू डे काम जो कर रहा है, और जब वो स्क्रीन खोलता है तो उसको सारा हिस्ट्री दिखती है, भाई उसको जरूरत ही नहीं है, तो उसको उतना ही दिखे जितना उसको जरूरत है। तो बाकी डेटा को आप एनक्रिप्ट करके किसी डेटा वॉल्ट में डाल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है हमको सोचना पड़ेगा कि जो बड़े बैंक भी कर रहे हैं, तो साथ के साथ अब कोऑपरेटिव बैंक को भी उसी लीग में, तो लो कॉस्ट टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस अगर इकोसिस्टम प्रोवाइड कर रहा है तो ये जल्दी से जल्दी आएगा। अब AIML के अंदर जो हो रहा है, आप लोगों ने शायद हो सकता है दिन में किसी ने बताया भी होगा कि आप बहुत चीज़ें कर सकते हैं। जो आपकी ब्रांच है तो आपको उस डेटा जो इकट्ठा हो रहा है बहुत सारा, इवन CCTV से भी वहाँ डेटा काफ़ी सारा आ रहा है, आप पता कर सकते हैं दिन में कितने कस्टमर आए, कितने गए, इवन उनके फेशियल एक्सप्रेशन से पता कर सकते हैं कि कितने लोग बड़े हैप्पी थे, या हैप्पी आए, हैप्पी गए, हैप्पी मूड में आ रहे हैं, सैड मूड में गए, कैसे इंटरेक्शन है, कितने टाइम रहा, बहुत सारी चीज़ें। मतलब मशीन जो है आपके इस बारे में सब कुछ एक एनालिसिस करके बता सकती है, और कितना टाइम लग रहा है किसी प्रोडक्ट को देने में, दैट आल्सो कौन से काउंटर पे गया क्या, ये सारा का सारा जो डेटा है, एंड वन कैन टेक द डिसीजन। अब ATM है, अब ATM पे कई बार इंसिडेंट्स हम सुनते हैं कि कोई पूरे ATM को चुरा के ले गया, उसने कुछ वहाँ जाके जोर से इम्पैक्ट भी क्या होगा। तो अभी एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो अभी 5G का एरा आ रहा है, 4G आ गया है, सब जगह कनेक्टिविटी है, तो IoT जो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वहाँ पे सेंसर्स जगह जगह लगे रहते हैं। तो अगर वहाँ सेंसर लगा, जोर से अगर किसी ने ATM को उखाड़ने की कोशिश करी, या कोई हाई इम्पैक्ट उस पर मारा किसी ने ATM पे, तो वो सेंसर्स में भी कैन ट्रिगर द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन और लोगों को भैया कुछ हो रहा है उसमें,
है ना, तो इमीडिएटली उसको हो सकता है अलर्ट आए तो वो सीसीटीवी देखने लगे, फुटेज देखने लगे, तो एक प्रिवेंटिव एक्शन। तो ऐसे बहुत जगह पे आप आईओटी सेंसर्स को यूज कर सकते हैं, है ना। अब एग्रीकल्चर में हम लोन देते हैं, है ना, तो अब आप उसको सपोर्ट भी कर सकते हैं फार्मर को, भैया देखिए प्रोडक्टिविटी आपको क्रॉप की अच्छी करनी है ना, आपको हम लोन दे रहे हैं। क्योंकि देखिए जब हम किसी को लोन दे रहे हैं तो आप चाहेंगे लोन अच्छे से रीपे करे, तो मतलब वो कमाए भी, भाई अब वो कमाएगा तो आप कमाएंगे, तो वो उसके कमाने के लिए अगर उसको आप हेल्प कर सकते हैं प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कि ठीक है आप ऐसे सेंसर यूज करिए जिसके अंदर आजकल अगर मॉइस्चर लेवल अगर ये रहता तो इतना पानी चाहिए, या कुछ कीड़ा लग गया तो उसको डिटेक्ट करता, तो ऐसे भी कई सारे स्टार्टअप्स उसमें काम कर रहे हैं, है ना। तो हम धीरे धीरे हम भी कोशिश करेंगे सरकार की तरफ से भी ऐसी हम इवेंट्स करते रहें जिसके अंदर स्टार्टअप्स को और हमारे सारे इकोसिस्टम पार्टनर्स उनको यूज करते हैं उनको साथ में लाएं। क्योंकि ऐसे आप करेंगे, देखिए अभी आप बोलोगे ये तो हमारा काम नहीं है, बैंक का काम है बैंकिंग करना। अगर हम आई डोंट नो आप में से भी कुछ जो बड़े बैंक है वो भी कर रहे होंगे कि जब अभी आप सरकार के पास जाते हैं कि ये आपके फ्लोट मुझे दे दीजिए, क्योंकि फ्लोट में बड़ा बिजनेस मिलता है ना, आपका स्कीम है 2000 करोड़ रुपए का फ्लोट है, आप मुझे दे दीजिए, मैं आपके फिर धीरे धीरे डिस्बर्स करूंगा, तो सारे जो आपके बेनिफिशियरी उसका डेटा भी मैं खोलूंगा। तो आजकल अब सभी बैंक जाते हैं, तो इसमें नया क्या है? तो अभी बैंक्स क्या कर रहे हैं कि यार कैसे एक्वायर करें, तो वो कहते हैं सर ऐसा करो ये दे दीजिए, आपका सारा आईटी सॉल्यूशन फ्री में बना के देते हैं आपको। मतलब वो अब अकाउंट से लेने के लिए, मतलब मेन प्रोडक्ट बैंकिंग पर उसको ये फैसिलिटी भी दे रहे हैं कि आपका सारा डेटाबेस मेंटेन करेंगे, आपका सारा आईएमएल से डेटा निकालेंगे, एनालिटिक्स करेंगे, आपको सारी रिपोर्ट्स देंगे, लेकिन ये फ्लोट हमको दे दीजिए और ये बैंकिंग का सारा काम हमें दे दीजिए। तो एज ए बैंक अब हमको आगे से आगे फैसिलिटेट करना है लोगों को, तो उनके लिए भी हमें सोचते रहना चाहिए। तो एक और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा भाई, मुझे बता देना कितना टाइम बाकी है, नहीं तो वी कीप ऑन टॉकिंग। तो आई विल टेक 5 मिनट और बोल सकते हैं या 10 मिनट? 5-10 मिनट बोल लेते हैं, ठीक है। तो एक जो मेरे को सपोर्ट चाहिए इकोसिस्टम से, आप सब लोगों से जो हम बोलते हैं, ये आजकल क्राइम बहुत हो रहे हैं, साइबर क्राइम बैंकिंग के अंदर बहुत होते हैं। अब जो हमारे कई लोग जैसे हम देखते हैं गांव से आते हैं, मान लो उड़ीसा बिहार से भी यहाँ आके काम करते हैं, और उनको समझ आता नहीं है, उठा के लिंक पे दबा देते हैं, ओटीपी दे देते हैं। क्योंकि आज भी हम लोगों को देखते हैं जो एटीएम में भी कार्ड डाल के पैसा नहीं विड्रॉ कर सकते। ऐसा नहीं है कि सभी लोग इतने एजुकेटेड हैं, क्योंकि कई बार तो मतलब 8-10 तो मेरे को ध्यान है कि मतलब 8-10 बार तो मैंने हेल्प करी है, उसका डाल के उसने मेरे को पिन बताया, मैंने पिन डाला, तो मैंने उसको बोला यार ठीक है मैंने कर दिया, पर तुम थोड़ा सीख जाओ, क्योंकि कल किसी ने उड़ा लिया पैसा तो फिर आप कहीं के नहीं रहोगे, है ना। तो अब कोई एसएमएस पे ओटीपी मांग रहा है, और आजकल फ्रॉड के नए नए तरीके आ गए हैं। तो एज ए बैंकिंग इंडस्ट्री हमको एजुकेट बराबर करते रहना। सब एजेंसी अपना काम कर रही है कि भाई फ्रॉड न हो, तो आप लिंक ऐसे नहीं दबाएं, आप साइबर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हो जाता है गड़बड़ तो 1930 पे आप कंप्लेंट करें। तो ये सब चीज़ आपको वो भी करते रहनी है। अब आप एक और चीज़ देखिए कि सारा काम किस पे हो रहा है, इस पे हो रहा है, मोबाइल पे। जो अभी हाईटेक जो हम बोल रहे हैं, आने वाले समय में हम चाहेंगे कि हर आदमी मोबाइल को यूज करके बैंकिंग सर्विसेज को कंज्यूम करे, उसको कहीं आने की जरूरत ना पड़े। जैसे बैंक अकाउंट तो आजकल अपने आप खुल जाता है वीडियो केवाईसी से, हर आदमी अपना बैंक अकाउंट खोल सकता है। उसके बाद अगर उसको चेकबुक लेनी है, साइन करना था, वो वाली बैंक में विजिट करे, अदरवाइज उसका केवाईसी हो जाता है। तो अब मोबाइल एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज हो गई है, इसके बारे में अगर मान लो घूम गया तो क्या करोगे, है ना। तो अब आप तो कहीं के नहीं रहे, और ओटीपी तो उसी पे आ रहा है ना। बाय द टाइम आप बस मोबाइल ढूंढो करो, मान लो कुछ हो गया, तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने एक सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज चालू करी है, उसमें 5-6 सर्विसेज उन्होंने चालू करी है। एक संचार सारथी पोर्टल है। आप संचार सारथी पोर्टल पे जब जाएंगे तो उसमें एक तो ये है कि आपका जो मोबाइल घूम गया उसको आप रिपोर्ट कर सकते हैं। तो इसमें एक IMI नंबर होता है, यूनिक नंबर होता है। तो ये आप लोग भी ध्यान रखें, आपके कस्टमर को भी बताएं कि आप सब अपने अपने मोबाइल का IMI नंबर कहीं स्टोर करके रख लें अलग से। मोबाइल पे स्टोर ना करें, मोबाइल तो घूम जाएगा, फिर आप नहीं ढूंढ पाओगे। उसको अलग से कहीं डायरी में नोट करके रखें, या उसका बिल कहीं पर रखें, तो ताकि जब भी कभी घूम जाए तो इमीडिएटली आप रिपोर्ट कर पाएं, तो ब्लॉक हो जाएगा। तो एक तो आपको सिक्योर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और कभी किसी ने उस मोबाइल को यूज़ किया तो आपको वापस मिलने के भी चांसेस हैं। फिर कई बार फ्रॉड कॉल्स आते हैं, कई बार कॉल इंटरनेशनल कॉल्स आते हैं लेकिन लोकल नंबर से आते हैं। कई बार आपको लगता है कि कोई स्कैम जैसा कॉल आ रहा है ना, तो उन सबको भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं संचार सारथी पोर्टल पे। तो ये एक तरह से सर्विस होगी, तो उसको फिर हम पीछे से बैकएंड में कंटिन्यू एनालिसिस कर सकते हैं, एक्शंस फिर उस पर लेते हैं। तो ये संचार सारथी पोर्टल आप जरूर रखें, गूगल करेगा संचार सारथी, है ना, तो ये आप रखें। और आप चूंकि
गांव में आप लोग काम कर रहे हैं, आपके जो बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट आप बनाते हैं, आपके जो लोग हैं, क्योंकि वहाँ पे जो भी हम डिज़ाइन करें वहाँ पे इंग्लिश सबको नहीं आता। हमको लगता है कि अंग्रेजी में सब एक्सपर्ट हैं, अंग्रेजी में समझ जाएंगे। वो अभी आप उसको लोन दे रहे हो, एग्रीमेंट क्या करते हैं? एग्रीमेंट यहाँ तो वैसे तो मैंने देखा पढ़े लिखे लोग भी आंख मीच के साइन कर देते हैं कि वो क्रॉस 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 लगाते हैं, पर बाद में बड़ी दिक्कत होती है जब कोई इशू आता है। तो आप जब उसकी अब चलो जो पढ़ता भी है तो गांव में अब उसको मराठी में कैसे बताएं, तमिल में कैसे बताएं, ये भी तो जरूरत है। तो इसीलिए जो अभी सॉल्यूशंस आ रहे हैं, जो मैंने आरबीआई इनोवेशन हब का जो सॉल्यूशन बताया, उसमें भाषिणी जो हमारा मेक इन इंडिया डिजिटल पब्लिक गुड इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो लैंग्वेज ट्रांसलेट करता है। तो इजीली जो इंग्लिश का आपका एग्रीमेंट है उसको वो जिस लैंग्वेज में चाहो ट्रांसलेट कर देगा और वो उसको पढ़ पाएगा, है ना। पढ़ के चाहे आप तो उसको लोग सुन भी लेते हैं, मतलब आजकल वो भी सर्विसेज है कि ट्रांसलेट किया और फिर वॉइस के अंदर उसको प्ले कर दिया। तो आप उसको अच्छे से बता सकते हैं कि हमारा काम है कंज्यूमर को हर चीज़ बताना। तो ये एक मैं कहना चाहूँगा। और लास्ट में मैं जो कहना चाहूँगा कि चूँकि ज़माना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है और डेटा एनालिटिक्स का है, तो सारी पावर जो है वो किसकी है? डेटा की है। तो बच्चे जब अपने छोटे बच्चे होते हैं तो उनको हम बोलते हैं ना संस्कार देना, है ना। वो रोज़ देखते हैं कि यहाँ पे पैर छूना है या मंदिर में जाते हैं तो चप्पल बाहर उतारनी है ना, ब्रश करना है, मतलब एक वो देख ही रहे हैं ना। देखते देखते अच्छी चीज़ सिखा रहे हो तो सीख रहे हैं। अब आपने उसको गलत चीज़ अगर देख रहा हो तो क्या होगा? बच्चा गलत चीज़ सीख जाएगा। तो ऐसे जो अभी ये जो AI/ML आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो मॉडल्स बन रहे हैं, मशीन को जो हम ट्रेन कर रहे हैं उसको वही तो सिखा रहे हैं कि भाई देखो ऐसा फोटो देखोगे तो एप्पल है, ये लाल है तो ये लाल एप्पल है या हरा एप्पल है ना। उसको पूरा हर तरह से उसको आप ट्रेंड कर रहे हो, तो जैसा सिखाते हो वैसा हो जाएगा। तो अगर अच्छे डेटा से सिखाओगे तो मशीन अच्छी होगी, और अगर आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में गलत डेटा से उसको ट्रेन कर दिया तो आपको आउटपुट खराब आएगा, मतलब गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो अभी हमें डेटा क्वालिटी पे, वैलिडेशन पे बहुत बहुत ध्यान रखना है। तो जो आप डेटा कलेक्ट करते हैं उस पर थोड़ा सा चेक ज़्यादा रखें, नहीं तो बाद में भी क्या होता है कि पैन में नाम है सुमनेश, SUMN, आपने अकाउंट खोला, मराठी में लिख दिया पहले सुमनेश, फिर वो डेटा एंट्री ऑपरेटर ने उसको ट्रांसलेट करके लिख दिया SUMANE ऐसे सुमानेश, है ना। तो ऐसे क्या होता है अलग अलग जगह नाम हो गया डिस्टॉर्ट, और फिर कभी कोई चीज़ आई, सर ये तो नाम ही नहीं मैच कर रहे जगह जगह। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बाद में दिक्कत आ सकती है। तो हमको डेटा कलेक्शन, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा वैलिडेशन, उस पर बहुत ध्यान रखना है। ये मैं बार बार लोगों को बोलता हूँ। तो आप चूंकि कोऑपरेटिव बैंक एक बिग वे में आने वाला है, तो आप सब इस चीज़ पे ध्यान रखें। और एक बार मैं पुनः ऑर्गेनाइजर को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज मेरे को ये सौभाग्य दिया कि मैं अपने उद्गार आप लोगों के साथ यहाँ पर आकर शेयर करूँ, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं कई सारे स्टॉल्स पे विजिट किया एंड आई होप दैट दिस कॉन्फ्रेंस इज़ रियली हैज़ मेड गुड इम्पैक्ट ऑन यू, और आगे और अच्छी अच्छी चीज़ें होगी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।